नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। मंगलवार को दिल्ली में 11,684 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान 38 मौतें भी हुई हैं। राजधानी की सकारात्मकता दर 22.47% तक गिर गई है। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि शहर में मामलों की संख्या घट रही है, लेकिन सरकार इस ट्रेंड को मॉनिटर कर रही है। और वहीं अब दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त 2,730 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 837 मरीज आईसीयू बेड पर हैं, जबकि 871 मरीज ऑक्सीजन बेड या वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। इस दौरान आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा था कि अब सिर्फ 2 अस्पतालों एलएनजेपी और जीटीबी में ओपीडी पर पाबंदियां लगाई गई हैं। बाकी किसी अस्पताल में कोई पाबंदी नहीं है। और पहले इन 2 अस्पतालों को पूरी तरीके से कोरोना अस्पताल बनाने की योजना थी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। अगर किसी को लक्षण है और टेस्ट कराने जा रहा है तो उसे कुछ नहीं पूछा जा रहा। डॉक्टर की पर्ची की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत होते ही दिल्ली में कोरोना मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे थे। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने एहतियातन राजधानी में कई तरह की पाबंदियां जारी कर दी थी, जो कि अब तक जारी हैं। और इन पाबंदियों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत और तमाम रेस्टोरेंट्स और बार बंद करने और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं। क्योंकि अब कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में अब दिल्ली सरकार पाबंदियां करने पर भी विचार कर सकती है। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी की वजह से सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिसका असर अब ट्रेनों के आवागमन पर साफ देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि डेवलपमेंट वर्क के चलते भी कई बार रेल यातायात प्रभावित हो चुका है। भारतीय रेलवे योजना रोजाना सैकड़ों ट्रेनों को रद्द करने की खबर सामने आती है और इनकी लिस्ट अपडेट की जाती है। भारतीय रेलवे ने देश भर में बुधवार को भी कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया, तो वहीं कई के रूट में बदलाव किया गया। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट इंक्वायरी.इंडियन रेलवेज पर सुबह करीब 9 बजे तक के अपडेट्स के मुताबिक रेलवे ने आज यानी कि 19 जनवरी 2022 को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों की करीब 400 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। इसके अलावा 18 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। और इस दौरान इसके अलावा एनटीईएस मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल या रूट डाइवर्ट या रीस्केड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है। और राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोविड का संक्रमण राज्य के लगभग सभी जिलों तक फैल चुका है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार की शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 9,711 नए संक्रमित मिले। प्रदेश की राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 2,358 नए मामले सामने आए। तो वहीं जोधपुर में 801, उदयपुर में 677, पाली में 569, अलवर में 568, कोटा में 563, भरतपुर में और हनुमानगढ़ में 426, चित्तौड़गढ़ में 380 और बीकानेर में 358 संक्रमित मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को राज्य में 7,056 लोग संक्रमण हो चुके हैं और संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और इस समय राज्य में करीब 69,388 मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार शाम तक लाभार्थियों को कोरोना टीके की 8,90,91,416 खुराक दी जा चुकी हैं। इनमें से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को 8,60,09,135 खुराक दी गई, जबकि 15 से 18 वर्ष तक आयु वर्ग के 26,06,024 खुराक दी गई हैं। 4,76,257 लाभार्थियों को एहतियात की खुराक भी दी गई। गौरतलब है कि राजस्थान में लगातार कोरोना के केसेस मिलने के बाद अब संक्रमितों की दर भले ही बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवर होने की दर भी ज्यादा हो गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन को माना जा रहा है। अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो घर पर ही ठीक हो रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल में भर्ती हुए और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और पंजाब में चुनाव के बीच बालू खनन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। मंगलवार की रात को ईडी की टीम ने पठानकोट के बगल में गांव में छापेमारी की। राज्य में चुनाव होने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी ईडी पंजाब में अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रखेगी। इसी कड़ी में मंगलवार को देर रात ही बंगल गांव में कार्रवाई की बात कही गई और बताया जा रहा है कि ये देर रात ईडी ने पठानकोट के बंगल गांव निवासी
सुनील जोशी के घर में छापेमारी की है। इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं और जानकारी के मुताबिक सुनील जोशी बालू खनन के कारोबार से जुड़ा है। ऐसे में एसबीएस नगर की राहु थाना में 2018 में अवैध खनन से जुड़े मामलों में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ईडी इन सभी आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। और आपको बता दें कि पंजाब में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस दौरान ये छापेमारी अभी भी जारी है, जिसमें सैंड माइनिंग मामले में 10 ठिकानों पर रेड की गई। चरणजीत सिंह चन्नी के करीब के घर पर भी मोहाली में छापेमारी की गई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि परिवर्तन निदेशालय पंजाब में अवैध बालू खनन मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कथित रिश्तेदारों से जुड़े परिसरों समेत कई अन्य जगहों पर तलाशी ली गई है। ईडी ने मोहाली में भूपेंद्र सिंह हनी, जो कि कथित तौर पर सीएम चन्नी के रिश्तेदार हैं, उनके घर के साथ साथ राज्य में 10 से अधिक स्थानों पर भी छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र ने रात को रेत खनन का ठेका हासिल करने के लिए कथित तौर पर पंजाब रियल्टर्स के नाम पर एक फर्म बनाई थी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनके पास 2-3 सीटों का विकल्प है, लेकिन अभी उन्होंने सीट तय नहीं की है। अखिलेश ने चुनाव लड़ने का मन तो बनाया है, लेकिन आजमगढ़, मैनपुरी और इटावा समेत कई जिलों से समाजवादी पार्टी के लोग उनसे चुनाव लड़ने की अपील कर चुके हैं। अखिलेश यादव पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनसे इससे पहले भी कहा गया था कि चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और राज्य में हर सीट पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। लेकिन इधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव में उतारा है और उन्हें पूर्वी यूपी के गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसे में सपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी विधानसभा का चुनाव लड़ने का दबाव हो सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव वर्तमान में आजमगढ़ सीट से सांसद हैं और वह साल 2000 में पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और लोकसभा पहुंच गए थे। इसके बाद में 2004 और 2009 में आम चुनावों में भी उन्होंने कन्नौज से जीत हासिल की थी और लोकसभा पहुंच गए थे। साल 2012 की बात करें तो अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद उन्हें कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद ही वो विधानसभा के सदस्य बने थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब तमाम अटकलें भी और ज्यादा तेज हो चुके हैं कि आखिर वो कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी कांटे की टक्कर रहेगी। और आपको बता दें फिलहाल कि अखिलेश के पास 3 सीटों का विकल्प है, लेकिन अभी उन्हें सीट तय नहीं की है। अखिलेश चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन आजमगढ़, मैनपुरी या इटावा समेत कई जिलों से समाजवादी और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्यों को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पीड़िता के भाई ने कहा है कि 1.5 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। इस दौरान पीड़िता के भाई ने यह भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी ने हमें टिकट देने का ऐलान किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें टिकट का नहीं न्याय चाहिए। साथ ही उन्होंने बोला कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, इसीलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। गौरतलब यह है कि यूपी के हाथरस जिले में चंदपा गांव में 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई और सभी आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया। बाद में पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही विपक्ष बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर रहा है और वहीं पर अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया था। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और इस दौरान 40% महिलाएं उस सूची में देखी गईं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमारे उन्नाव की प्रत्याशी गैंगरेप पीड़िता की मां आशा सिंह है और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। हमने उनको मौका दिया है जिस सत्ता के जरिए
उनके पति की हत्या हुई, बेटी का रेप हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ऐसे में वही सत्ता को अपने हाथों में लेंगी। और कोरोना की बात करें तो बेकाबू रफ्तार अब देश में लगातार जारी है। हालांकि इसके जो नए मामले हैं उनमें अब कुछ कमी जरूर देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भी देश में कल कोरोना के 2,38,018 नए मामले सामने आए, जबकि 310 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 1,57,421 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर के 17,36,628 हो गई है। कुल रिकवर कर चुके लोगों का आंकड़ा भी अब 3,53,94,882 हो गया है। और अब तक कोविड की महामारी से देश में 4,86,761 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब जबकि आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 8,891 हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो संक्रमण दर है उसके हिसाब से रिकवरी दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है।